एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, तेजस्वी ने एक नया धमाका कर दिया है। तीसरी तरफ किसान हैं, और किसान इस बार जो है एकदम आर पार के मूड में है। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में आपको क्या दिख रहा है? मोदी जी की तकलीफें बढ़ने वाली हैं, या मोदी जी के लिए सब राम जो है सारी तकलीफें सह लेंगे? मुझे लग रहा है कि मोदी जी जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं जो मुल्क के, जिनको उन्होंने 10 सालों में नहीं छुआ, और वो बाएं दाएं इधर उधर वो अपने मुद्दे जो है, अपने नैरेटिव्स और अपने इशूज वो गढ़ते गए, खड़ा करते गए, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं उससे उनका कोई राब्ता नहीं रहा। तो अब है स्थिति ये कि आते आते मोदी जी लोकसभा चुनाव तक तो आते आते बिल्कुल जैसे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए, आप कुछ भी कर लें, तमाम सुधारों के कार्यक्रम कर लें, आप तमाम जो है भाषण के कार्यक्रम कर लें, आप तमाम जो है ऐसे ऐसे इशूज उठा लें जो इमोशनल इशूज हो सकते हैं, चाहे वो धर्म के हों या फिर सांप्रदायिकता के हो, कई कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन अंततः लोग जो है वो अपनी समस्याओं से ही आके टकराते हैं। अगर विपक्ष या फिर राहुल गांधी इतने पिछली भारत जोड़ो यात्रा से और फिर अभी भारत जोड़ो नया यात्रा जो है उस तक अगर वो इशूज उठा करके ले आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों का न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, मजदूरों के साथ न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इशू है। और उससे 10 सालों तक आंख बंद करने की कोशिश की मोदी ने, और एक बार इन्हीं किसानों ने उनके इस आंख मूंदने को जबरदस्त ढंग से दोनों हाथ पकड़ के उनकी आंखें खोलने की कोशिश की, और उन्होंने हार भी मानी। उसको फिर उन्होंने एक बड़े ही भावनात्मक ढंग से कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, कानून को वापसी, कृषि काले कानूनों को वापस करते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन वो तपस्या में नहीं कमी रह गई थी उनकी। आज फिर ये जो दृश्य जो आप दिखाया, अभी हम लोग लगातार इसको परसों 3 दिनों से देख रहे हैं, टीवी पर ये चल रहा है, और फिर जिस तरीके से किसान आ गए हैं, आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और 13 तारीख का उनका कूच जो है वो कल क्या सामने लाता है तस्वीर, वो भी देखने लायक होगा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी दरअसल तपस्या कुछ नहीं कर रहे हैं, न तो वो किसानों के लिए तपस्या वो कर रहे हैं, न मजदूरों के लिए, न सामाजिक न्याय के लिए। उनकी हर तपस्या जो है वो भी एक जुमला है, और उस जुमले में वो फिर जो है अपनी तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है, ये कितना बड़ा सवाल है कि फिर किसान जो है आज 2.5 साल के बाद और 3 साल के बाद वो फिर आकर के फिर उसी शंभू मोर्चे और टिकारी बॉर्डर और फिर जो है ये तमाम जगहों की ओर कूच करने को मजबूर हैं। एमएसपी के सवाल पर जो वादा खिलाफी है, सोचिए कि एमएसपी का सवाल उस समय ही इतना प्रमुख बन गया था कि किसान तभी जो है बॉर्डर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया था तब भी, और उस समय इन्होंने वादा किया। तो जितने वादे किए थे, चाहे वो लखीमपुर खीरी के किसानों को के सवाल का मामला हो कि उनको उनके मुआवजे का सवाल हो, उनके इलाज का सवाल हो, या फिर एमएसपी का सवाल हो, और कई सारे मुद्दे जो किसानों के थे, लेकिन उसमें एमएसपी का सवाल तो एक बहुत बड़ा सवाल है और ये लंबे समय से बना हुआ सवाल है। और इसके लिए पिछली दफा मोर्चा लगाया किसानों ने, आपने उनको पूरी तरीके से भेज दिया, उनके बारे में तरह तरह के वादे किए कि केस उठा लिए जाएंगे, मुकदमे उठा लिए जाएंगे। ये जो नया किसान आंदोलन है जो उसी की एक कड़ी है, इसलिए कि इनकी मांगों में शामिल है वैसी तमाम मांगे जो पिछली दफा जो मोदी की वादा खिलाफी का नमूना है या फिर बीजेपी की केंद्रीय सरकार का वादा खिलाफी का नमूना है। तो आप सोचिए कि एक एमएसपी, बहुत सही कहा आत्मजीत जी ने कि साहब आप एमआरपी तो फिक्स करते हैं, आप एमएसपी नहीं फिक्स कर सकते। आप ये बिहार के किसानों का जो हाल बयां किया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और देखिए पिछले दफा का जो किसान आंदोलन था बिहार को लेकर के, फिर मैं आऊंगा जरा सा, देखिए कि कितना परिप्रेक्ष्य मिलता जुलता है।
दिल्ली या केंद्र या फिर बिहार का, नीतीश कुमार ने पूरे इस अपने 18 सालों के शासन में कृषि यानी किसानों के लिए कोई आमूल चूल सुधार नहीं किए, कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। मुझे याद है कि 3-4 ऐसे मोड़ आए जबकि बिहार में एक बड़ा किसान क्रांति हो सकता था, क्रांतिकारी सुधार हो सकता था। वो था कि जैसे कि आपको याद होगा कि एक बार जैसे बास्कित जमीन के पर्चे देने का एक मामला है, भूदान एक बहुत बड़ा आंदोलन था विनोबा भावे का, भूदान आंदोलन से निकली हुई जमीनें थी, उन जमीनों के प्रॉपर वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मामला था। भूमि सुधार लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना था, कभी आजादी के बाद सबसे पहला राज्य बना था। लेकिन उन भूमि सुधारों को और फिर भूमि कृषि सुधारों को प्रॉपर ढंग से 18 सालों के शासन में नीतीश कुमार नहीं लेकर आए। वो लालू पर फेंकते हैं कि लालू भी तो लेकर नहीं आए। तो एक बात ये अलग से विचार करने की बातें हैं कि ये देखिए दोनों सामाजिक न्याय की पार्टियां रही। लालू प्रसाद का 15 साल, जो वो कहते थे कि 20 साल का हमको जनादेश देकर के जनता ने भेजा है, और फिर ये नीतीश कुमार का 18 साल। इन समझ लीजिए कि 32-35 सालों में तो सामाजिक न्याय की सरकार है। ये सामाजिक न्याय की सरकार पूरी दुनिया में अगर कहें तो उस तौर पर भारत की बात आती है तो वो सीधे इस तौर पर बिहार क्या नाम लेते हैं लोग कि सोशल जस्टिस की गवर्नमेंट है। ये कैसा सोशल जस्टिस का गवर्नमेंट है? तो कृषि सुधारों के नाम पर सिर्फ कृषि रोड मैप, आप देखिएगा नीतीश और नरेंद्र मोदी में बहुत साम्यता है। नीतीश की जैसे नरेंद्र मोदी जुमलों की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी थोड़ा सा सधे हुए, थोड़ा इंजीनियरिंग किस्म के, चूंकि इंजीनियर इंसान है वो, तो इंजीनियरिंग की तरह जो है वो थोड़े जुमले वो उसमें इंजीनियरिंग का पुट डालते हैं। उनके अंदर भी उसी तरह का है कि मैंने ये किया वो किया, आप लोग को कुछ बुझाता है, किसी को कुछ पता है कि क्या काम हुआ, कितना काम हुआ? और नरेंद्र मोदी उसी तरीके से बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, और नीतीश जो कहते हैं कि वो एक जो था, वो जो कविता सुनाते फिर रहे थे वो 2015 के चुनाव में कि वो कहाँ गया ढूंढो उसको, 3 इडियट्स का जो कविता थी, पोएट्री जो थी। तो बहुत कुछ साम्यता है। तो नीतीश कुमार ने भी तो कुछ नहीं किया। पिछली दफा जो किसान आंदोलन हुआ तो उसमें एक सवाल ये आ रहा था कि बिहार के किसान कहाँ है? क्या बिहार के किसानों की वो समस्या नहीं है जो कि आज जो है दिल्ली में किसान लड़ रहे हैं? ये उस समय भी संयुक्त किसान मोर्चे का जब आंदोलन खड़ा हुआ था तो ये सवाल उठा था। आज आत्मजीत जी ने बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की कि वो देखिए बिहार के किसान की जो एक चिट्ठी उन्होंने सुनाई, तो उस चिट्ठी में वो सारी बातें सामने आ गई हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। और कृषि के सवाल पर, कृषि सुधारों के सवाल पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है। सोचिए, उस रिपोर्ट के लिए आज 3 साल पहले किसान लड़ रहे थे, इस बार वो किसान आने को हुए तो आपने उनको भारत रत्न दे दिया स्वामीनाथन को, लेकिन आपने एमएसपी नहीं दिया, जिस एमएसपी की सिफारिश जो है स्वामीनाथन ने की थी। तो ये देखिए पूरी तरीके से विरोधाभास है। और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने ही विरोधाभासों में घिरते जा रहे हैं, इसलिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मूल मुद्दे हैं भारतीय राज समाज के, जन समाज के, उन मूल मुद्दों से कब तक आप जो है आंख मूदेंगे? तो अब जाकर के देखिए स्थिति कैसी बदली कि आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आपने सोचा कि हम कुछ नहीं है, इशू आपने न रोजगार पूरा किया न कुछ किया, तो अब सर ये राम मंदिर के सवाल पर वोट ले लिया जाए। लेकिन देखिए राम मंदिर भी किस तरीके से अभी तक तो फिस्सी साबित हुआ लग रहा है, इसलिए कि राम मंदिर के बाद जो इशू इन्होंने खुद ही राजनीतिक तोड़ फोड़ के जरिए मचाए, तो उन इशू के उन गर्दो गुबार में जो है राम मंदिर ही कहीं पीछे चला जा रहा है। तो राम मंदिर के तो खुद ही दुश्मन बन बैठे नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, अब देखिए किसान जब आ रहे हैं तो जिन किसानों को आपने जो है अपनी तपस्या में कमी का हवाला देकर हटाया था दिल्ली के बॉर्डर से, आज फिर वही किसान ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े हैं। अब फिर आप किल कांटे जो है लगा रहे हो, फिर आप जो है वो अवरोध खड़े कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस बार क्या नतीजा हो सकता है। और अगर लग क्या रहा है, देखिए
अगर उनके 3 मंत्री पहुंचे थे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पहुंचे थे, अगर समझौता अगर हो जाना था तो उसी समय हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद वार्ता करने की बात है और फिर कील कांटे भी लगाए जा रहे हैं उनके रास्ते में। तो फिर याद कीजिए वही सीन है जो पिछली दफा किसान आंदोलन के समय में दिखाई दिया था। तो ये कारण क्या है कि किसकी सरकार है? मोदी की सरकार। ये बहुत साफ है। देखिए, इसको राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी बोलते हैं तो लगता है कि वो अडानी की बात कर रहे हैं, कोई और बोलता है तो कहते हैं कि अडानी की बात कर रहे हैं। देखिए, अब अनिल जी भी बैठे हैं और आत्मजीत भी जान रहे हैं, धनंजय आप भी जान रहे हैं। पहले हम लोग कैसे व्याख्या करते थे कि कौन सा दल जो है वो क्या करेगा। तो दलों के जो मैनिफेस्टो होते थे, जिस मैनिफेस्टो पर बहुत ही काम करते थे उनके लीडरान, और उन घोषणा पत्रों को देखकर ये कहा जाता था कि ये साहब सरकार किसके इंटरेस्ट फुलफिल करेगी, किसका हित साधन करेगी। तो ये बहुत साफ है कि किसानों के एक तो है कि घोषणा पत्रों में भी जुमलेबाजी घुस गई, दूसरा है कि फिर भी आप बारीकी से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मोदी क्यों किसानों की बात करेंगे। घोषणा पत्र के साथ साथ जो कार्यक्रम लिए उन्होंने कृषि सुधारों के, तो उस कृषि सुधारों में है कि अडानी को सारे माल गोदाम खड़े कर दो और सारे किसानों को से जमीन ले लो और फिर उनसे लिखवा लो, और उसके बाद जो है ये सुधार होगा। इससे क्या होगा कि आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी न उस तरीके से होती न बाकी इनके उस नारे से हुई जो जिसमें हमेशा वो कहते थे कि आय दुगनी हो जाएगी, 2 सालों में हो जाएगी, 3 सालों में करते करते 10 साल बीत गए। तो ये दरअसल किसानों की सरकार है ही नहीं। उसी तरह से नीतीश कुमार भी किसानों की सरकार नहीं है, इसलिए कि मुझे लग रहा है, देखिए जेडीयू जो उनका दल था, उस दल में भी क्या हुआ जब मुझे लग रहा है कि मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसी तरीके की एक रिपोर्ट जो है, अनिल सिन्हा जी को शायद ध्यान हो, वो बिहार के किसानों के लिए भी एक कौन सा था, बंदोपाध्याय कमेटी की बात कर रहे हैं। यस, बंदोपाध्याय कमेटी। तो बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशें नहीं लागू हुई, और उन सिफारिशों को लागू करने के लिए जब नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में जब उठे कि चलो इसको लागू करेंगे, तो उसके बाद उन्हीं के दल में जो ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं भूपतियों को कहिए या भूमि सुधार के विरोधी थे, ऐसे कई नेता जो समाजवादी धारा से भी आते थे। एक कपिल देव सिंह समाजवादी नेता थे जिन्होंने कृषि सुधारों पर इतना जोर दिया। उन्हीं की दी हुई खेतों में बिजली जो है वो आज तक उसी परंपरा को लेकर के उसी का फॉलो अप हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार था। अभी देखिए, एक सुधाकर सिंह बिहार के एक नेता होते थे, जगदानंद सिंह के लड़के, किसानों के सवाल को बिहार में प्रॉपर ढंग से या तो पहले उठाते रहे, कौन, वाम दल उठाते रहे, सीपीआईएमएल उठाता रहा, तो उनके सवालों में भी वो बेसिक क्लास था किसानों का, जो लैंडलेस है, लैंडलेस पीजेंट्री जिसको बोलते हैं, भूमिहीन किसान, गरीब किसान। लेकिन जो मध्यम वर्गीय किसान है और जो आम तौर पर जो किसानों का सवाल है, वो चाहे साधारण किसान हो, गरीब किसान हो, मध्यम किसान हो, भूमिहीन किसान हो, ये सब को लेकर के एक बंदोपाध्याय कमेटी की जो सिफारिशें थी उसको नहीं लागू होने दिया लोगों ने। और उसको लागू होने के खिलाफ जो है, इसी पटना के गांधी मैदान में सभा हुई, और उस सभा की अगुवाई कभी जो है दिग्विजय सिंह ने भी की, जो बांका से लड़के आते थे, वही दिग्विजय सिंह जिनकी बेटी जो है, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है, और वो बेटी आज वो बीजेपी के साथ है। और कई लोगों ने उस समय विरोध किया, तो जेडीयू को इस विरोध का सामना करना पड़ गया, और नीतीश को लगा, और उस समय उपचुनाव जो हुए बिहार में, उस उपचुनाव में नीतीश कुमार जो है वो वोट में मार खा गए। तो ठीक उसी तरह बात हुई कि भूमि सुधार लागू करोगे, जैसे मैं एक बार याद है मुझे कि जब 78 के दशक में जब पत्रकारिता हम लोगों ने शुरू की, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन की एक मैगजीन हुआ करती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, और एसपी सागर जो है उसके कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे,
तो मैं उस समय पाटलिपुत्र टाइम्स में था, और पाटलिपुत्र टाइम्स, जैसा कि मालूम है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो कांग्रेस के नेता थे, तो वो कहीं न कहीं उसके पीछे थे, और उनके द्वारा जो है ये अखबार निकाला जा रहा था। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर मिश्रा ने कभी उस अखबार में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और बिल्कुल पेशेवर ढंग से वो अखबार निकला, इसलिए कि डॉक्टर मिश्रा के भले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, लेकिन उसके कहिए कि पीछे से उसके एक प्रधान सलाहकार संपादक थे चंद्रमोहन मिश्र, जो कि सीपीआई के एमएलसी और फिर राज्यसभा के सदस्य भी हुए। तो लेकिन मुझे याद है एक वाकया कि एसपी सागर आए एक बार इंटरव्यू के लिए, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से उन्होंने इंटरव्यू किया। तो उस इंटरव्यू में मैं भी साथ गया था, क्योंकि वो लाइन अप किया था उस इंटरव्यू को, तो हमारे जरिए वो हुआ था। तो उस इंटरव्यू में, इंटरव्यू खत्म हो गया, इंटरव्यू में भी मैंने ऑन द रिकॉर्ड सवाल पूछा एसपी सागर ने कि ये भूमि सुधार जो है और ये जो भूमि हदबंदी कानून, तो भूमि हदबंदी कानून में आज भी जोत जो है वो बिहार में, ये मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, कि वो है। और इवन जो डॉक्टर मिश्रा का जो परिवार है, तो उस परिवार के पास भी काफी भूमि थी। तो उसका जवाब उन्होंने कहा कि हाँ एकदम बिल्कुल, ये हम करेंगे और वो उसको किया जाएगा, और हर हाल में किया जाएगा। ये बिहार भूमि सुधार कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार बोलते हैं। नरेंद्र मोदी तो थोड़ा सा इस मामले में रूड भी हैं, इसलिए कि वो कई बार सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे बोलते हैं कि हाँ बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी। तो डॉक्टर मिश्रा ने ऐसा ही कहा, लेकिन फिर इंटरव्यू वो खत्म हो गया, चाय बैठ पीने लगे लोग, तो फिर डॉक्टर मिश्रा इस मामले में देखिए उनको एक उनकी जो भी छवि गढ़ी गई, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ईमानदार नेता थे। ईमानदार इस तौर पर कि बातें बड़ी बेबाक करते थे, और चूंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है तो इसलिए थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस है, मैंने उनके साथ कई इंटरव्यूज भी किए हैं। तो डॉक्टर मिश्रा ने सागर को कहा, इलस्ट्रेटेड वीकली रिपोर्टर को, ऑफ द रिकॉर्ड अब बातें हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं लागू होगा, और मैं भी सिर्फ, मैंने आपको कहा, मैं भी कहूंगा और लगातार कहूंगा, लेकिन मैं लागू नहीं कर सकता। क्यों नहीं लागू कर सकते, उन्होंने पूछा। तो कहा कि पूरा वोट का गणित बदल जाएगा। उस समय का जो बिहार था, और जाहिर तौर पर आंदोलनों का बिहार था उस समय, आप देख ही रहे हैं कि उस समय तमाम जो एक अशांत बिहार था, किसानों के आंदोलन थे अलग अलग टुकड़े में। तो ये जो स्थिति है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी राजनीति, हमारे घोषणा पत्र, हमारे नुमाइंदे जो हैं, वो मूल सवालों से कई बार इसलिए भी भागते हैं कि वोट का सवाल है। ये सवाल पहले हिडन तौर पर हुआ करता था, छुपा हुआ रहता था। मोदी राज में ये सवाल खुलकर आ गए, और फिर मोदी खड़े दिखाई देते हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है, या फिर जो फैक्ट्स फिगर भी हम लोग देखते हैं, आत्मजीत जी ज्यादा बताएं, कि वो अडानी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये स्थितियां, लेकिन जनता तो देख रही है ना। तो आज ये किसान आंदोलन जो फिर से एक बार जो है दिल्ली के बॉर्डरों से टकराने को तैयार बैठा है अपनी मांगों को लेकर के, ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि एमएसपी हम नहीं दे पाए आजादी के बाद से किसानों को, और तमाम उन सिफारिशों के बावजूद, उसी स्वामीनाथन की सिफारिशों के बावजूद। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब किसी सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे जो सवाल, जिनके जवाब जो है बार बार जनता टकराती है, और शासक अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप समझ लीजिए धनंजय जी कि ये सवाल जो है कहीं ना कहीं कल गए जा करके अंत में चुनाव में टकरा कर गिरते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसलिए भी मुझे लग रहा है कि मोदी लोकसभा चुनाव आते आते ऐसे कई सवालों में घिरते जा रहे हैं, जो सवाल वो बचने के लिए खड़ा कर रहे हैं। यूसीसी का सवाल हो, तो फिर एनआरसी या फिर सीएए का सवाल फिर वो उठाने लगे हैं। ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं, कल यही सवाल हमको लग रहा है कि उनके दुश्मन भी बनेंगे। जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है, और राम मंदिर बहुत काम नहीं आया इनके, क्योंकि वो एक अलग चीज है, जनता की सवाल अलग इशू है। राम सबके हैं, आज तेजस्वी के भी राम है और दशरथ हैं,
लेकिन तेजस्वी के राम दशरथ वो नहीं है। तो उसी तरीके से आम आवाम के जो सवाल हैं, उनके राम कौन है, उनके रोजगार कौन, आपको उनके बुनियादी सवालों से को छोड़ के निकल नहीं सकते हैं आप। राहुल गांधी की न्याय यात्रा या फिर भारत जोड़ो यात्रा, उससे भले आप कोई उम्मीदें या फिर उस पर तमाम बहस करें, लेकिन एक सवाल तो ये जरूर है कि कांग्रेस या राहुल गांधी नए सिरे से अपनी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर आप देखिए कि जैसे इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी बहुत लंबे समय से हुई, कोई भी आंदोलन बड़ा हुआ है तो लंबे समय तक चला। यहां तक कि बीजेपी भी जब सत्ता में आई तो बीजेपी को याद कीजिए कि आप वो तब से लड़ रही है, जनसंघ के जमाने से लड़ रही है, और फिर उसने कितने आंदोलन किए और ग्रास रूट तक पहुंची, लोगों की धड़कन तक पहुंची, तब आज जाकर के वो आज सत्ता में है, और सत्ता में है कि उसका प्रधानमंत्री नारा देता है कि 400 के पार। तो राहुल गांधी की तैयारी इस तौर पर है, वो जान रहे हैं कि जो अभी की जो राजनीति है, जो फिजा है, इसमें लड़ने के लिए लंबी तैयारी है। हो सकता है 24 उसमें कोई एक पड़ाव भर हो सकता है, लेकिन एक सवाल तो राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं, वो सवाल ये कि जनता के इशू पर ही होगी राजनीति, ये बहुत साफ है। इसीलिए वो खींच के बार बार जनता के सवालों पर और जनता के इशू पर ला रहे हैं, चूंकि भारतीय राजनीति में एक नई स्थिति ये भी खड़ी की जा रही है कि जनता के सवाल ना हो, बाकी सारी राजनीति हो। और बिहार में भी उसी तरीके से राजनीति के सवाल, जो मूल सवाल थे पॉलिटिकल करप्शन के सवाल, वो सवाल आज फिर नीतीश के चारों तरफ या बीजेपी और नीतीश के इस गठबंधन के खिलाफ चारों तरफ खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या है? सरकारों को जैसे तैसे गिराना, पलटमारी कराना, राजनेता की कोई छवि को नहीं गढ़ने देना, तो ये यही राजनीतिक भ्रष्टाचार है। लोहिया ने नीतीश कुमार को किया ये सिखाया था, या फिर और किसी जिसका भी नाम लेते हैं, वो लोहिया ने कहा था कि आप पलटी मारते रहिए, तो ये तो नहीं सिखाया था। दूसरा ये है कि जिन मूल्यों को लेकर के लोहिया लड़े, तो उन मूल्यों को तो तिरोहित कर चुके हैं। आज वो बहुत बढ़िया जवाब दिया तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जी के सवाल पर भी, कि कहा कि उसी कर्पूरी की सरकार को इसी जनसंघ ने गिराया था बिहार में, और आप उनके साथ जाकर खड़े गए। तो ये सवाल है। तो आपका जो मूल सवाल था धनंजय जी, बस अंतिम बात यही मैं कहना चाहूंगा उस तौर पर कि चुनाव के सवाल बिल्कुल वो उठेंगे जिन सवालों पर जनता आज खड़ी है, जूझ रही है। मुझे लग रहा है, बार बार बिहार को भी मैं देख रहा हूं और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी लाख कर लें चतुराई, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी उसी तरह की सिकन है जिस तरह के नीतीश कुमार के चेहरे पर सिकन आज सदन में दिखाई दे रही थी। वो 400 पार भी कह रहे थे जब लोकसभा में या राज्यसभा में नरेंद्र मोदी, तो उनके चेहरे पर भी उसी तरह की का एक पीलापन था, वो एक झाई थी, वो एक सिलवटे थी चेहरे पर, जो नीतीश कुमार के चेहरे पर आज विधानसभा में दिखाई दे रही थी। तो मुझे लग रहा है कि इन मुद्दों से टकराना होगा सरकार को, केंद्र की सरकार हो तो, बिहार की सरकार हो तो, और ये किसानों का आंदोलन उसमें बहुत बड़ी ताकत का काम करेगा, या फिर कहें कि बड़े उत्प्रेरक का काम करेगा, पिछली दफा जैसे किया था। और आज तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और ये किसान आंदोलन हो रहा है। सरकार ने अगर तरीके से इसका समाधान नहीं निकाला तो एक बहुत बड़े विस्फोट का भी कारण ये बन सकता है। ये कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि इसको गंभीरता से ले। जी रविंद्र भाई।